बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्निंग पर शेयर IAS 33 चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जब भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका जो नजर होती है ना, वो रिटर्न पर होती है कि अगर मैं इस कंपनी के कुछ शेयर परचेज करने वाला हूं तो इसके ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिलता है। अब ये जो रिटर्न होता है ना, ये नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करता है। भाई अगर किसी के पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं और दूसरे के पास 50,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, क्या दोनों को इक्वल डिविडेंड दें? डिविडेंड जो दिया जाता है वो हमेशा पर शेयर के हिसाब से अनाउंस होता रहता है, पर शेयर के हिसाब से। अब किसी के पास सपोज हम लोग कहते हैं कि 2 रुपए पर शेयर हम लोग डिविडेंड देंगे, सपोज। इसका मतलब जिसके पास 10,000 शेयर हैं उसको 20,000 का डिविडेंड मिल जाना है, जिसको 50,000 नंबर ऑफ शेयर हैं उसको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल जाना है। और इसी तरह कंपनी को पता होता है कि यार मैंने टोटल जो शेयर्स इशू किए हुए हैं वो कितने हैं। कंपनी को पता है कि भाई हमने टोटल 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो जब 2 रुपए वो अनाउंस करते हैं ना, मतलब वो आपसे यही कहेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 20 लाख, मतलब 2 मिलियन रुपीज, 2 मिलियन रुपीज। तो उन्हें पता है कि पर शेयर हम लोगों ने डिविडेंड कितना देना है। लेकिन जो डिविडेंड दिया जाता है क्या वो उसकी अर्निंग के इक्वल होता रहता है? बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं कि उसकी अर्निंग के इक्वल हो। भाई कंपनी को प्रॉफिट हो गया है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कंपनी नहीं करती डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन शेयर्स के ऊपर अर्निंग तो हो गई है ना। हाँ, ये अलग बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरह से जब आप लोग यहाँ अर्निंग पर शेयर पर आते हैं तो भाई सिंपल सा इसका फार्मूला है। अर्निंग मतलब यहां पर देखें, अर्निंग पर नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसका फार्मूला ईपीएस का। अर्निंग पर शेयर ईपीएस का फार्मूला कि अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहां पर जो हमारा फोकस जाना है वो इस बात पे जाना है, भाई अर्निंग कौन सी, मतलब प्रॉफिट कौन से वाला? क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अच्छा, प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लेने हैं हम लोगों ने? हमारे पास तो काफी सारे नंबर ऑफ शेयर, हमारे पास ऑर्डिनरी भी मौजूद हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हैं। प्रेफरेंस में भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, रिडीमेबल हैं, इरिडीमेबल मौजूद हैं। भाई कौन से नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हो? हमारे पास ओपनिंग कुछ और होता है, क्लोजिंग कुछ और होता है। यहां पर डिनोमिनेटर में कौन से नंबर ऑफ शेयर्स लेकर आऊं, ओपनिंग लेकर आऊं या क्लोजिंग लेकर आऊं? इसी तरह इन तमाम चीजों की एडजस्टमेंट इस स्टैंडर्ड ने हमें बतानी है कि एक शेयर के ऊपर आपने अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, आप लोगों ने अर्निंग्स क्या लेनी है और उन अर्निंग्स के लिए आप लोगों ने बेस के तौर पर नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लेने हैं, ये सब कुछ हमें स्टैंडर्ड ने बताना है। तो कंपैरेटिवली बहुत इजी स्टैंडर्ड है, सिंपल सा स्टैंडर्ड है। आपके पेपर में सेक्शन 1 में इसका क्वेश्चन आता रहता है और ऑन एवरेज 8 मार्क्स तक ये रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इतना सिंपल सा है कि आपको अपने 100% मार्क्स देके जा सकता है। अब इसके लिए थोड़ी सी मतलब आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा चीजों के हवाले से कि कौन सी चीजें मैंने इंक्लूड करनी है, कौन से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूड करने हैं, कौन से नंबर ऑफ शेयर्स मैंने एक्सक्लूड करने हैं, कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो मैंने शामिल नहीं करने, अर्निंग्स में मैंने क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना। ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पर जरा फोकस करना है इन चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, इसको तो सिर्फ एक मरतबा रीडिंग करने की जरूरत होती है, उसके अलावा इसका कोई और काम नहीं है। अच्छा, स्टोरी बाद में शुरू हो जानी है। तो इंट्रोडक्शन से आपको पता चल जाएगा कि आपने बेसिकली IAS 33 में पढ़ना क्या कुछ है। तो आपसे कहता है IAS 33 अर्निंग पर शेयर्स अप्लाइज टू एंटिटीज हुज ऑर्डिनरी शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड। मतलब ईपीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर है। लिस्टेड कंपनीज हों जिनके शेयर्स पब्लिकली हम लोग ट्रेड कर रहे हो, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स की ट्रेडिंग चल रही हो, उनके ऊपर ईपीएस कैलकुलेट करना जरूरी होता है कि उन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर बताना होता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज को डिस्क्लोज करना होता है उसने। फिर कहता है और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशूड इन पब्लिक मार्केट। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती रहती हैं जो इससे पहले प्राइवेट थी या मतलब लिस्टेड नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज में,
और वो अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही हैं, तो अगर वो इन प्रोसेस हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एंड हो गया तो उन्हें भी ईपीएस कैलकुलेट करना चाहिए। फिर आप कहते हैं अ लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक है हमारे पास बेसिक ईपीएस और दूसरा है हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस। इन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग स्टडी करना है कि बेसिक में क्या फर्क है, बेसिक में क्या कुछ शामिल होता है, डाइल्यूटेड से क्या मुराद है और डाइल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट कैसे करना है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला हमारा जो फोकस होगा वो बेसिक ईपीएस के ऊपर होता है। फिर कहते हैं इवन इफ द अमाउंट्स आर नेगेटिव, लॉस पर शेयर भी अगर आपके पास हो तब भी, मतलब लॉस की सिचुएशन में भी आपने ईपीएस फाइंड करना है, चाहे ये अमाउंट आपके पास नेगेटिव ही क्यों ना हो। एज its name applies, earning per share is calculated as reported earnings divided by the number of ordinary shares in issue। तो ईपीएस का उसने एक सिंपल सा आपको फार्मूला बता दिया कि आप लोगों ने रिपोर्टेड अर्निंग्स लेनी है और उनको डिवाइड कर देना है अपने ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब इस बात का हमेशा याद रखिएगा बेटा, डिवाइडेड बाय अमाउंट नहीं कर देनी, शेयर कैपिटल की अमाउंट नहीं करनी, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। मतलब आपके पास जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होती है उसको डिवाइड कर दिया करें पार वैल्यू ऑफ द शेयर, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो आपने वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे यूज करने हैं, लेकिन उसने साथ में क्या दिया कि आपने ऑर्डिनरी वाले रखने हैं, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास होने चाहिए। मतलब जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है आपने उनको जाके कंसीडर करना है, उनके लिए ईपीएस फाइंड करना है। फिर बात आती है ईपीएस इज widely accepted as one of the important indicator of entity's financial performance। अब देखें भाई, आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, कोई आपसे कहे कि कंपनी एबीसी है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप उससे पहला क्वेश्चन यही करें ईपीएस क्या है। अगर आपको ईपीएस अच्छा मिल रहा है, आप मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ही ईपीएस उसका अच्छा है। कंपनी प्रॉफिट्स में है तो अपनी अर्निंग्स पर शेयर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मौजूद है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अदरवाइज कहां से करती। तो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने का एक इंडिकेटर उसका ईपीएस है। क्या आप बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देखो, अब सबसे पहले उसके ईपीएस की वैल्यू को देख लो कि रिटर्न कितना देती है। ऑल राइट, EPS is a useful measure of profitability, and when compared with EPS of other similar entities, it gives a view of the comparative earnings ability of the entities। अब देखें, अब भाई दो डिफरेंट कंपनीज हमारे पास मौजूद हों, बज़ाहिर उनका कंपैरिजन हमारे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर हम उन दोनों के ईपीएस को देख रहे हैं हम इजीली उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई आपके पास एक है बैंकिंग कंपनी, कोई बैंक है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह, और उन्होंने बताया कि हमारे पास अर्निंग पर शेयर जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 5 रुपीज आ रहा है। और दूसरा आपके पास है एक हॉस्पिटल मौजूद है और वहां से आपको पता चला। अब देखें दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों बिजनेसेस डिफरेंट हैं, शायद वैसे हम इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा ईपीएस 8 रुपए है, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? हॉस्पिटल में, ईपीएस को देखकर इसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा अच्छी है। क्लियर? तो आप किसी भी कंपनी का ना कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। ऑल राइट, ability of the earning entity EPS when calculated over a number of years indicate whether the earnings ability of an entity has improved or deteriorated। तो हमें EPS हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एक ही कंपनी में मौजूद है, फर्स्ट ईयर का EPS था 3 रुपीज, सेकेंड ईयर का EPS आ गया 3.5, थर्ड ईयर का EPS हमारे पास आ गया 5 रुपीज। अब जैसे ईपीएस पर शेयर इंक्रीज होता जा रहा है ईयर टू ईयर, पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है, कंपनी इंप्रूवमेंट्स की फॉर्म में है। लेकिन आप ये देखें कि फर्स्ट ईयर में ईपीएस की वैल्यू हमें मिल गई थी 5 रुपीज, नेक्स्ट ईयर में ईपीएस हमें मिल रहा है 4 रुपए का।
अब अगर कोई न्यू यूजर होगा वो तो कहेगा यार मुझे 10 रुपए के ऊपर अगर 4 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, नॉट बैड। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टर होंगे उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। उन्होंने ये कहना है कि भाई पिछले साल तुमने हमें 5 रुपए दिए थे रिटर्न के तौर पर, अब हमें 4 रुपए दे रहे हो, परफॉर्मेंस कम हो रही है। बज़ाहिर प्रॉफिट्स हैं, लेकिन जहां से कंपैरिजन किया तो पता चला कि नहीं भाई, अलार्मिंग सिचुएशन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। रीजन जानी जाएंगी, मैनेजमेंट की मीटिंग हो जाएगी, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर। अब बज़ाहिर देखा जाए तो प्रॉफिट्स हैं, लोग ये कह रहे हैं 10 रुपए पे 4 रुपए तो फिर भी मिल रहे हैं ना, लेकिन जो पहले से शेयर होल्डर्स मौजूद थे, जो पिछले साल भी थे, जिन्होंने 5 रुपए लिए हुए थे, इस साल वो 4 रुपए कैसे ले लेंगे, वो तो 6 रुपए एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। तो ये चीज होती है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। ऑलराइट, नेक्स्ट, EPS may be used by investors or potential investors as a measure of performance, and they are usually interested in the value of EPS relative to the current market prices of the entity's share. अब EPS बेसिकली इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वगैरह इन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है कि भाई मार्केट, देखें यार मेरे पास ना 1 लाख रुपया है, बैंक वालों ने कहा कि जनाब ये 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाएं, हम आपको 10% देंगे पर ईयर। मतलब मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर कितना मिल जाएगा, 10%, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एक कंपनी के शेयर्स वगैरह, दूसरा ऑप्शन था शेयर्स में मैंने जाके इन्वेस्ट करूं। वहां पे क्या मैंने देखा कि भाई उस कंपनी का एक शेयर है 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए के अंदर मैंने कितने शेयर परचेज कर लेने हैं, 10,000 रुपए, 10,000 नंबर ऑफ शेयर मेरे पास आ गए हैं। और कंपनी का जो रिटर्न है, EPS मुझे मिला है, वो मिला मेरे पास 1.5 रुपीज का। एक साल के बाद मुझे कितना वो मिलेगा, 15,000। कहां जाके इन्वेस्ट करूं, देखो कितना बेहतरीन पता चल जाता है EPS से कि मार्केट शेयर की प्राइस वगैरह, कि मार्केट में कितना रिटर्न वगैरह ऑन रूटीन पे मिलेगा, इस कंपनी के EPS से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में मेरी हेल्प हो जाती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऑलराइट, फिर हमारे पास आ जाता है, it is important for users of financial statement to compare the EPS of different entities in the same reporting period and the EPS of the same entity over different reporting period. IAS 33 achieves the objectives of the comparability by defining earnings. अब ये कंपैरिजन किन बेसिस पर होता रहता है, डिफाइनिंग अर्निंग्स, उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड मेथड टू डिटरमिन नंबर ऑफ शेयर्स। एक तो देखें EPS को कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ शेयर। तो आपको IAS 33 सबसे पहले ना अर्निंग के बारे में बताता है कि यार मैं अर्निंग्स से क्या मुराद ले रहा हूं, यहाँ पर अर्निंग से क्या मुराद है, कौन सी अर्निंग्स। फिर वो आपको बताता है कि यार मैं जो नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा हूं, मैं कौन से वाले नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा हूं। तो उसके लिए उसने आपको प्रिस्क्राइब्ड एक मेथड बताया कि आप लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स को डिटरमिन कैसे करना है। फिर उसने आपको बताया कि प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और फिर ये IAS 33 आपको बताता है कि इस EPS को आप लोगों ने कहां पे प्रेजेंट करना है और इससे रेलिवेंट डिस्क्लोजर नोट्स आपने कौन कौन से बताने हैं, इस चीज के बारे में हमें बताता है। अब जब भी EPS आता है, EPS का कंपैरिजन आप सेम ईयर में मौजूद हैं, आप किसी और कंपनी के इस साल के EPS के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग एक ही एंटिटी के, एक ही बिजनेस के आज के EPS का कंपैरिजन उसके कंपैरेटिव ईयर्स के साथ कर सकते हैं। तो EPS कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होता है। ये जो थ्योरेटिकल पैसेजेस मौजूद होते हैं आपके MCQ यहीं से बनते हैं, और ICAP इनके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करता है कि मोस्टली हमारे टीचर्स वगैरह और हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ जाती हैं आज मैंने EPS करना है और EPS के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच उनकी सबसे ज्यादा होती है। भाई न्यूमेरिकल के ऊपर आपकी 100% ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन साथ में थ्योरेटिकल के ऊपर भी, क्योंकि ये वो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 10 से 15 इजी मार्क्स हैं। इनको जस्ट रीड करने की जरूरत थी,
अब जिसने अच्छे से रीड ना किया होना वो वहां पे बैठ के तुक्के लगा रहा होता है कि ईपीएस क्या हो सकता है, बुक में क्या लिखा हुआ होगा, और आपने हमेशा बुक को फॉलो करना है। अब यहां पर आपको काफी सारी चीजों का पता चल जाता है कि उसने आपको ईपीएस के बारे में क्या कुछ बताया है। यहीं से अगर वो कोई स्टेटमेंट उठाएगा आपको पता होगा बुक में ये लिखी हुई थी, आपने बुक के मुताबिक जाके आंसर कर देना है और आपके वो इजी मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज यही इजी मार्क्स आपके लिए डिफिकल्टी, राइट। तो इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब घर जाकर आप लोगों ने एक मतलब फिर से इसको अच्छे से जब भी रीडिंग करें तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव रीडिंग जरूर हो कि मैंने आज पढ़ा क्या है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बेसिक ईपीएस की। डाइल्यूटेड की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में आप लोगों ने अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट और लॉस, इसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखेंगे, बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास आ जाएगा बेसिक ईपीएस। अब यहां पर उसने कुछ ज्यादा अच्छे तरीके में बताया कि भाई आपने प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ले लेना है अपने पास और उसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं उसने कहा और दूसरा एवरेज ऑर्डिनरी शेयर भी नहीं कहा भाई, मतलब अरिथमेटिक में नहीं, उसने कहा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो मतलब मैंने टाइम को भी साथ में देखना है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं। मेरे पास एक कंपनी के 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 1 जनवरी से मेरे पास थे, 31 दिसंबर तक मेरे पास थे। एक और शेयर होल्डर आया, उसने 1 जुलाई को 10,000 नंबर ऑफ शेयर ले लिए कंपनी के। अब उसके पास भी 10,000 नंबर ऑफ शेयर, मेरे पास भी 10,000 नंबर ऑफ शेयर। 31 दिसंबर को दोनों के पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं। क्या दोनों को इक्वल रिटर्न मिलना चाहिए? इसीलिए वेटेड एवरेज। अब देखें, अगर कंपनी अनाउंस कर देती है 2 रुपीज पर शेयर, मैंने पूरा साल इंतजार किया, मैंने पूरे साल इन्वेस्टमेंट की, मुझे भी वही 2 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 20,000 रुपए मिल गए। उसने 6 महीने आके रिटर्न दिया, 6 महीने इन्वेस्टमेंट की, उसे भी 20,000 रुपए मिल रही हैं। कैसा होना चाहिए था? इसीलिए वेटेड एवरेज। ऑलराइट, कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। अब उसको रिटर्न उसके टाइम पीरियड के मुताबिक भी मिलेगा कि भाई जितने अरसे के लिए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी उसके मुताबिक। तो इन एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आपने नहीं लेने होते जो कंपनी के होते हैं, आपने उनकी वेटेड एवरेज फाइंड करनी होती है। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो उसी के मुताबिक करनी होती है कि कहीं पूरे साल वाले 10,000 को भी वही अमाउंट ना मिल जाए जो हाफ ईयर वाले 10,000 नंबर ऑफ शेयर वाले को मिल गई है। ऑलराइट, तो बेसिकली उसके बाद 10,000 नहीं है, उसके बाद भी 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं वेटेड एवरेज के मुताबिक। क्लियर? तो इस वजह से आपने अर्निंग पर शेयर्स को डिवाइड कर देना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चलें, अब चलेंगे भाई न्यूमरेटर की कैलकुलेशंस की तरफ और डिनोमिनेटर। बेसिक फार्मूले का पता चल गया, लेकिन इसमें हम लोगों ने एवरेज को फाइंड कैसे करना है, कौन कौन से शेयर्स लेकर आने हैं, कब कब लेकर आने हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम लोगों ने डिफाइन करना है ताकि ये मार्क्स हमारे 100% सिक्योर हो सके। अब यहां पे देखिए आपसे कहता है कि भाई ऑर्डिनरी शेयर्स is an entity's instrument that is subordinate to all other classes of equity instruments। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इक्विटी के अंदर आप लोगों ने वैसे तो बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं, लेकिन उनमें से एक उसकी क्लास ऑर्डिनरी शेयर की भी होती है। फिर कहता है तो ऑर्डिनरी शेयर यूज्ड इन द ईपीएस कैलकुलेशंस आर दोज entitled to the residual profits of the entity। अब रेजिडुअल प्रॉफिट से क्या मुराद होता है? रेजिडुअल से मुराद है जो भाई जो बाकी बच गया वो यार तुम लोगों का है, मतलब प्रेफरेंस शेयर को पहले दे दो। इसका मतलब
एट द स्टार्ट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले जो मेरा प्रॉफिट था ना वो नहीं लेना। जो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो नहीं लेना अर्निंग के तौर पर। उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड वगैरह देना है वो माइनस करो, उस प्रॉफिट की रेजिडुअल वैल्यू फाइंड करो, जो बकाया बच जाती है हमारे पास उसको देखो कि और मतलब आपने ये देखना है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आपने अर्निंग्स वो लेनी है। जब आप लोग डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी वाले ले रहे हैं तो अर्निंग्स भी तो वही के लिए जो हमने ऑर्डिनरी को देनी है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई सब बच्चों को? अच्छा, फिर क्या कहता है आफ्टर, अब आपको बता रहा है कि भाई रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल से मुराद होता है बकाया, बचा खुचा जो आपके पास आ जाता है, अगर कोई प्रॉफिट बच गया है तो। कब? आफ्टर डिविडेंड्स रिलेटिंग टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स हैव बीन डिडक्टेड। मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों को जो डिविडेंड देनी है क्यूमुलेटिव है तो वो, और जो आपके पास जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हैं या उसके अलावा जितनी आपके पास होंगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन ऑर्डिनरी शेयर्स, उन सब के डिविडेंड्स डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट और अर्निंग पे वो जाके लिखना। थ्योरी की समझ आई है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। अब फार्मूला उसने बता दिया, कहता है कि जो बेसिक ईपीएस फाइंड करने का फार्मूला है ना वो आपके पास है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब वो अर्निंग्स लो जो आप लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऑलराइट, and divided by weighted average number of ordinary shares. Done? अब देखें, अब वो आपको बता रहा है कि भाई अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से क्या मुराद है। अब न्यूमरेटर की तरफ चला गया, अब सारा फोकस उसका न्यूमरेटर की तरफ आएगा कि न्यूमरेटर में आपने कौन कौन सी चीजें लेनी है। आपसे कहता है कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर यूजुअली मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड आप लोगों ने देना होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। ये है इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। तो भाई आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओ, कहां से आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? रिटेन अर्निंग्स में से। ओके, रिटेन अर्निंग्स में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओ, उसमें से जो तुमने प्रेफरेंस डिविडेंड इस साल देने हैं वो माइनस कर दो, और जो बाकी अमाउंट बचे वो तुम्हारे पास आ जाएगी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। द फॉलोइंग गाइडेंस इज रेलिवेंट। अब एक एक बात को गाइड करेगा, वो किस तरह से, ये देखें। हमारे पास कहता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल। फिर जो हम लोग इनको डिविडेंड्स दिया करते हैं, आपको पता है वो भी हमारे पास एक होते थे क्यूमुलेटिव और दूसरे होते थे नॉन क्यूमुलेटिव। याद आए आप लोगों को? तो कहता है कि भाई अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास कन्वर्टेबल हैं इन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो क्या करो। अगर उनके ऊपर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो क्या करना है, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो क्या करना है। ये वो सिचुएशन है जो एग्जाम में आपने डील करनी है। अब जब तक आप इनको अच्छे तरीके से यहां पर नहीं पढ़ेंगे तब तक एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल बन जाता है हमारे लिए, और आपके एग्जाम में फिर ये सारी सिचुएशन आपको एट अ टाइम नजर आएंगी। अभी तो हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आपके लिए पहले इंडिविजुअल बेसिस को समझना बहुत जरूरी है कि मैंने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। जब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग आ जाएगी फिर जाके आप इन सब को इकट्ठा मर्ज कर सकोगे। अब देखें, सबसे पहली चीज कहते हैं कि अगर मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कहां पर होते थे, कहां क्लासिफाई किया जाते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहां पर क्लासिफाई किए जाते थे? एज नॉन करंट लायबिलिटी। याद है? अच्छा, अब क्या कहता है आपसे, कहते हैं दीज शेयर्स आर क्लासिफाइड एज लायबिलिटीज। फिर एनी डिविडेंड
रिलेटिंग टू सच शेयर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज, बेटा जब है ही लायबिलिटी तो डिविडेंड नहीं दिया जाता है, इनके ऊपर इंटरेस्ट होता है। लायबिलिटी के ऊपर हम हमेशा इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, तो जब इंटरेस्ट है तो इसको डिविडेंड के तौर पे नहीं चार्ज करना, इसको फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे चार्ज करना है। तो जब फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे चार्ज करना है तो वो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पहले ही डिडक्ट हो चुकी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल चार्जेस तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले डिडक्ट हो नहीं चुकी। अच्छा अब देखो क्या कहता है, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट it is already deducted from the profit or loss and no further adjustment is required। कॉमन सेंस वाली बात थी। ऑलराइट, तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे और साथ में आपसे कह दे रिडीमेबल आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 मिलियन और उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट पे करते हैं, 100 का 10% मतलब 10 मिलियन, तो बेटा 10 मिलियन जाके दोबारा से आप लोगों ने माइनस नहीं कर देना, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी थी, फाइनेंशियल चार्जेस थी, ये पे कर चुके हो। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो आपने रिटर्न देना होता है वो आपका डिविडेंड नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट है और वो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट है, आपने कुछ भी नहीं करना। ओके, बात क्लियर। और अगर है इररिडीमेबल तो कहां क्लासिफाई होते हैं, इक्विटी में, इक्विटी का पार्ट बन, कैपिटल ना बोला करो आप, इक्विटी का पार्ट बन जाते हैं। इक्विटी का पार्ट बनते हैं तो इंटरेस्ट नहीं देना होता, डिविडेंड देना। हाँ ये अलग बात है कि वो डिविडेंड फिक्स भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास हो सकती है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या ये इसके ऊपर जो रिटर्न होगा क्या मेरे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, नहीं हुआ। तो अब देखो क्या कहता है, कहते हैं these shares are classified as and the dividend relating to such shares is presented in statement of, ऊपर इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस कहां जाते थे, जबकि इनका डिविडेंड कहां पे जाता रहता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ऑलराइट, तो मतलब प्रॉफिट में तो एडजस्ट नहीं हुआ, प्रॉफिट में तो एडजस्ट नहीं हुआ ना। अब क्या करना है आपने, कहते हैं दिस डिविडेंड मस्ट बी फ्रॉम द फॉर द ईयर टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनके ऊपर रिटर्न आपने कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन चुका है। लेकिन अगर आपके पास इररिडीमेबल हैं तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जितना भी डिविडेंड बनता है वो आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स में से लेस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो अब तक पता चला सिर्फ एक चीज है जो मैंने लेस करनी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड न्यूमरेटर में से लेस करना। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ गए कुछ हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते रहते हैं जिनके लिए हमें मालूम होता है कि इन्होंने बाद में हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बन जाने हैं, बाद में हमारे ऑर्डिनरी शेयर, मतलब बाद औक़ात मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं लेकिन वो ना थोड़े रिस्की होते हैं और वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाह रहे होते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप हमारे प्रेफरेंस शेयर बने, आप हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ना बने, आप हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बने, आप इन्वेस्ट करें, हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, डिविडेंड पे करेंगे। अगर 2 साल के बाद आपको ये लगे कि कंपनी इंप्रूव कर गई है, इसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है, रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर लेना ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, फिर आप इस कंपनी के मालिक बनकर, लेकिन अभी के लिए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कर लें। ओके, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि उन्होंने बाद में हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाने हैं। तो उसके बारे में आपसे क्या कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग के अंदर, तो ईपीएस तो ऑर्डिनरी पे फाइंड होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर किया जाता है ईपीएस के लिए। तो अभी इसने हमें क्या गाइड किया, कहता है
these shares are usually classified as equity, usually classified as equity. अब क्या कहता है, any dividend relating to such shares is recognized in a statement of changes in equity. This dividend must be deducted from profit for the year to arrive at attributable to ordinary shareholder. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे irredeemable preference share, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है। मजीद हम लोग इसको जाके पढ़ेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव से क्या मुराद होता था भाई, इस साल मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया या नहीं किया, लेकिन अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से माइनस जरूर करूंगा। क्यूमुलेटिव से यही मुराद था ना कि भाई चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड इनके ऊपर डिक्लेयर किया या नहीं किया, आपने डिविडेंड के डिक्लेरेशन का वेट नहीं करना, आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से लेस जरूर कर देना इनका डिविडेंड। और नॉन क्यूमुलेटिव कि भाई अगर नहीं किया तो लेस करने की जरूरत भी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ। ऐसे ही था ना। अब देखो कहते हैं कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो फिर कहते हैं दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, इफ नॉट डिक्लेयर shall be accumulated and be payable in subsequent। पहले उसने आपको बताया कि बेसिकली ये शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं कौन से, तो कहते हैं कि अगर इनके ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर ना हो तो ये डिविडेंड इकट्ठा होके अगले साल दोनों ईयर्स का डिविडेंड मिल जाता है आपको। फिर क्या कहता है, द डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज फ्रॉम द फॉर द ईयर to arrive at the profit attributable to ordinary shareholder regardless that dividend is actually declared। और मुझे सही सही बताना है कि आपके माइंड में ऐसी बात नहीं आ रही थी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, जब हम लोगों ने न्यूमरेटर फाइंड करना हो कि भाई चाहे अब डिक्लेयर हो या ना हो, इनके ऊपर आने वाले डिविडेंड को मैंने लेस कर देना है ताकि मैं पहुंच सकूं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या ऐसा नहीं था? लेकिन अब बताओ अगर ये मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव हो तो भाई अगर डिक्लेयर करेगा तो मैंने लेस करना है, डिक्लेयर नहीं करेगा तो मैं भी लेस नहीं करूंगा। क्या कॉमन सेंस वाली बात नहीं है? यहां पर बिल्कुल वैसी ही ट्रीटमेंट है जैसा आप लोग सोच रहे होते। क्या कहते हैं, दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स on which dividend if not declared shall not be accumulated and shall not be payable in the subsequent period। The dividend on such shares is deducted from profit only if declared during the year। जबकि क्यूमुलेटिव के लिए क्या था, भाई डिक्लेयर करो या ना करो मैंने डिडक्ट करना है। नॉन क्यूमुलेटिव के लिए क्या है कि जब डिक्लेयर करोगे तब डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन सिचुएशन में कोई मुश्किल है। हाँ, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ना ईपीएस की। ईपीएस की कैलकुलेशन में न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे है, हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। तो लानी बात है बेटा, जब मैंने उनसे कहा है कि आपको इकट्ठा डिविडेंड मिल जाना है तो भाई इस साल की अगर मैंने डिविडेंड नहीं दिया मेरी लायबिलिटी बन गई है डिविडेंड पेएबल। इस साल में जाके रिकॉर्ड करूंगा डिविडेंड पेएबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब इन्हीं से रेलेवेंट सारे एग्जांपल्स होंगी और आपने खुद ये सारे एग्जांपल सॉल्व करते जाना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखें, कहता है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2001। अब आपको फार्मूले वगैरह का पता है, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, जल्दी से जरा कैलकुलेशन करें, शाबाश जल्दी करें। अब इस क्वेश्चन को देखें, कहते हैं 31 दिसंबर ईयर 1 GL मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस रुपीज 3.5 मिलियन। तो बेटा आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हुई होंगी 3.5 मिलियन से। ओके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो प्रॉफिट गया होगा ना वो 3.5 मिलियन गया होगा आपके पास।
लेकिन यहां पर देखें कहते हैं जीएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ रुपीज 150, ऑर्डिनरी डिविडेंड 150 का पे किया एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 65 ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑलराइट, अच्छा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है लाइबिलिटी, तो बेटा 3.5 मिलियन में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। फिर आपसे क्या कहते हैं, द प्रेफरेंस वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लायबिलिटी एंड अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट IFRS। GL had 1 million ordinary shares of ₹10 each in issue throughout the year। अभी देखें उसने ना आपको वेटेड एवरेज में नहीं उलझाया, अभी वो आपसे सिर्फ न्यूमरेटर सेट करवा रहा है कि भाई न्यूमरेटर का आपको पता हो। भाई देखें, आपने देखा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितना दें? भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड वगैरह दिया है ना उसके बारे में कुछ नहीं करना, राइट। आपने देखना है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करता अगर ये मेरे पास ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये थे रिडीमेबल तो ये तो फाइनेंस कॉस्ट होती है और ये ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट हो चुकी होती है, आपको कुछ नहीं करना था। सिंपली आपने 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन कर देना था और आपके पास आंसर आ जाना था 3.5। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2 सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व हो जानी चाहिए, जल्दी से देखें एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 के अंदर अगर देखें, आपकी स्टडी टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है, तो इस वजह से FR 1 के लिए खास तौर पर आपको भाई इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। इस स्टडी टेक्स्ट में अच्छा खासा मटेरियल है, तो आई कि आपकी स्टडी टेक्स्ट ज्यादा प्रेफरेबल है FR 1 की प्रेपरेशन के लिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, आपका पेपर पास हो जाता है। अब यहां पर देखें, उसने आपसे कहा कि भाई अब हमारे पास प्रॉफिट कितने का है 3 मिलियन, इसमें से कहता है ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड 150 इग्नोर करते हैं, इसको तो आप लोगों ने देखना ही नहीं है। भाई ऑर्डिनरी वालों को कितना डिविडेंड दिया नहीं दिया अलग बात है। भाई अगर सपोज उनको नहीं देंगे तो रिटेन अर्निंग जो हमारे पास होती है ऑर्डिनरी वालों की ही होती है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये एक ऐसी अर्निंग्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, लेकिन हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट की नहीं है। गॉट इट। तो यहां पर आप लोगों ने आए, कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड है आपके पास 65 का। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपको सोचना पड़ता है कि ये रिडीमेबल के ऊपर है या इरिडीमेबल, फिर आपको सोचना पड़ता है कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव है, और फिर देखना पड़ता है अगर ये नॉन कैमुलेटिव है डिक्लेयर्ड है या नहीं है। गॉट इट। अब यहां पर हमें पता चला ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो तो इक्विटी का पार्ट होते हैं, इक्विटी का पार्ट है तो ये पहले से प्रॉफिट्स में एडजस्ट मैं करूंगा एडजस्ट। तो 3 मिलियन में से आपने माइनस कर देना था 65,000, तो आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाती और इसको आप डिवाइड कर देते 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। तो हमेशा ख्याल रखिएगा 10 मिलियन से नहीं कर देना, शेयर कैपिटल की अमाउंट से नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ करना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.94। आई होप कि आपको बेसिक EPS समझ आ रहा है। इसी तरह से आप लोग आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से सॉल्व करें एग्जाम्पल नंबर 3। अब इधर देखें तो आपसे क्या कहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 मिलियन का, कहते हैं EL हैज ₹1 मिलियन। अब देखें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, अमाउंट है ये आपके पास 1 मिलियन, और इस 1 मिलियन का क्या कहता है 10% कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मेरे माइंड में आ गया, जाके भैया एडजस्ट करना है, कैमुलेटिव है तो एडजस्ट करना है, मैंने नहीं देखना उसने डिक्लेयर किया या नहीं किया। कितना एडजस्ट करना है 1 मिलियन का 10% 100,000। ऑलराइट, क्या क्या एडजस्ट करूं, जाके ऐड कर दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिडक्ट करना है कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑलराइट, अब देखो मेरे पास ना मतलब फार्मूला बनता जा रहा है ये
कि न्यूमरेटर के लिए जो हम लोग कहते रहते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो मैं कह सकता हूं इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस irredeemable preference dividend minus cumulative preference dividend. ऑल राइट। अच्छा, अब देखें यहां पर कहते हैं क्लासिफाइड एज इक्विटी। अब एग्जाम में आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, क्लासिफाइड एज इक्विटी वगैरह, ये आप लोगों ने खुद सोचना होगा कि ये कौन से वाले हैं। अच्छा, फिर देखें आपके पास आ गया इन इशू दिस वुड entitle the investors to receive a dividend of rupees 10% of। अब एग्जाम में ये बात भी नहीं होगी कि इतना सिंपल नहीं करके देगा, फिर ये बात आपने खुद कैलकुलेट करनी होगी। इफ डिक्लेयर, फिर कहते हैं ₹1 million ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 each इन इशू थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.5 million minus 100,000 is equal to 3.4 million divided by 1 million is equal to 3.4 per share. All right. Yes. Next example. Example number 4 सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में भी देखें तो भाई सेम सिनेरियो आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाएगा ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो सके। क्या कहा है उसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कहते 3.5 मिलियन का ही आपके पास प्रॉफिट मौजूद है, फिर कहता है कि आप 1 million रुपीस 10% नॉन कैमुलेटिव। अब नॉन कैमुलेटिव है तो मुझे देखना पड़ेगा कि जाके मैंने 1 million मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 100,000, जरूरी नहीं मैं जाके डिडक्ट करूं, मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये डिक्लेयर्ड हो गए तो मैं डिडक्ट करूंगा, और अगर डिक्लेयर्ड नहीं हुए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फिर 3.5 मिलियन ले लूंगा मैं। फिर मेरे पास बताया गया कि ये अमाउंट है आप लोगों के पास इफ डिक्लेयर द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन दिस, तो अब मैं डिडक्ट करूंगा। तो 3.5 minus 1.1 is equal to 3.4 divided by 1 is equal to ₹3.4 per share। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें जल्दी से। अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल इससे बिल्कुल मिलती जुलती, यहां पर भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन नॉट डिक्लेयर, तो डिक्लेयर नहीं है तो डिडक्ट भी नहीं करने। तो 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन इज इक्वल टू ₹3.5 पर शेयर। ये आपके पास बेसिक ईपीएस की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि यहां तक आप सब बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं ईपीएस के। ऑल राइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ईपीएस नंबर ऑफ शेयर। मतलब अभी तक हम लोगों ने बेसिक ईपीएस के न्यूमरेटर को देखा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके डिनोमिनेटर्स की डिस्कशन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।